हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम 2023 के कक्षा 10 के गणित को सॉल्व करेंगे, जिसे हम दो पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे प्रश्न पत्र में या क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल क्वेश्चन आते हैं 27, और इनमें से जो जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है आपका वो बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी कि मल्टीपल चॉइस है। और इस प्रश्न संख्या 1 में 9 पार्ट होते हैं, और 2 से 9 तक 2 से 9 तक के जो प्रश्न हैं वो सब ये भी एक एक नंबर के हैं। यानी कि प्रथम क्वेश्चन में आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, और 2 से 9 तक जो प्रश्न संख्या होंगी 2 से 9 तक वो एक एक नंबर का होगा। और 10 से 16 तक 2 अंकों के, और 17 से 21 तक 4, और 22 से 27 तक 5 अंक। इस प्रकार आपके टोटल 27 क्वेश्चन होते हैं। और आइए शुरू करते हैं हम। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है, लिखा है निम्न में अपरिमेय संख्या है इन द फॉलोइंग इरेशनल नंबर। तो अपरिमेय संख्या के बारे में आप जानते हैं कि जो P अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर इंटीजर, मतलब पूर्णांक, इंटीजर्स होते हैं। तो P और Q पूर्णांक होने चाहिए, और P और Q पूर्णांक होने चाहिए, और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो इसमें से कौन होगा? अगर इसे हम चाहें तो P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 1000 लिख देंगे, 1000 लिखेंगे। 2√2, देखो ये √2 है, अपॉन में तो लिख सकते हैं इसे अपॉन 1 करके, लेकिन ये ऊपर का जो टर्म है यानी कि P जो पार्ट है, यानी कि जो इसका अंश है, वो एक पूर्णांक संख्या नहीं है, तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या होगी। तो इसका ऑप्शन सेकंड ही है। ये क्योंकि 2√4 को लिख सकते हैं हम 2, तो इसलिए ये परिमेय संख्या हो जाती है। और 8 दूनी 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4, ये भी परिमेय है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या है आपका? इसका सही आंसर है आपका 2√2। सेकेंड क्वेश्चन है, बहुपद x² - 3 के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। चूंकि आप जानते हो ax² + bx + c, ये आपके पास एक बहुपद है, और इसके शून्यकों का योग जो होता है, शून्यकों का योग वो होता है -b/a, यानी कि x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अभी यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर जो है x का गुणांक 0 है, तो अगर इसमें लिखेंगे तो x का गुणांक 0 बटे x² का गुणांक 1, तो 0 बटे 1 अर्थात 0 ही हो जाएगा ये। तो इसलिए इसका आंसर फर्स्ट है 0। शून्यकों का योगफल कितना होगा? 0। और हमें गुणनफल निकालना होता तो गुणनफल होता है c/a, और c आप देख पा रहे हैं यहाँ -3 है। गुणनफल अगर लिखें शून्यकों का तो c है -3/1, तो आंसर -3/1 होता अगर गुणनफल पूछता। किसी समांतर श्रेणी का nवां पद, मतलब ये nवां पद है। n का मतलब कोई भी n का मान कुछ भी हो सकता है, तो वो कह रहा है 8वां पद बताइए। तो 3 इंटू, अगर ये nवां है तो अगर n की जगह 8 रख दे तो 8वां हो जाएगा। तो 8 + 1, 3 × 24 और 1 25, तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 25। नेक्स्ट है sin a = 1/2, तो cos a का मान बताइए। क्योंकि आप पहली सर्वसम्मिका जानते हैं त्रिकोणमिति में, sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1। अगर मैं a में लिखना चाहूँ तो मैं इसे a में भी लिख सकता हूँ, sin² a और cos² a। sin² a प्लस cos² a = 1। साइन का वैल्यू 1/2 है, तो 1/4 हो जाएगा, प्लस cos² a = 1। अगर 1 इधर लेके जाएंगे तो cos² a बराबर 1 - 1/4, तो 4 × 4 - 1, यानी कि 3/4। cos² a का मान है 3/4। अगर cos का मान लिखें हम यहाँ से, यहाँ लिख देते हैं cos बराबर √3/4 और √3/2, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा √3/2, फोर्थ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुओं 4,5 और 6,9 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक। देखो मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे लिखे जाते हैं। अगर आपके पास ये एक पॉइंट है
और ये एक पॉइंट है, इनका मध्य बिंदु अगर आप लिखेंगे इन दो पॉइंट्स का, तो अगर ये x1 x2 है, सॉरी y1 और x2 y2 है, तो जो मध्य बिंदु के निर्देशांक होते थे वो होते थे x1 + x2 y2 y1 + y2। यदि इनका मध्य बिंदु निकालेंगे तो 4 और 6 10, 10/2 5 और 9 14/2, ये हो जाएगा, ये होगा 5 और ये होगा 7। तो इसलिए मध्य बिंदु के निर्देशांक जो होंगे 5, 7। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है। भुजाओं का अनुपात है, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको निकालना है। जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है वो भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। हालांकि इस बार ये आपके सिलेबस से रिड्यूस हो गया है, तो ये वाला टॉपिक अब नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा भुजाओं के अनुपात का वर्ग, यानी कि 4 चौक 16 और 9 9 81, तो 16:81। तो इसलिए इसका आंसर सही होगा 4th। नेक्स्ट है, यदि द्विघात समीकरण x² + kx - 6 = 0 का एक मूल 1 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अगर ये इस समीकरण का एक मूल 1 है, अर्थात x = 1 इसका मूल है, तो k का मान आपको बताना है। यानी कि अगर ये मूल है तो ये इसे सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस समीकरण में x² की जगह पे 1 का स्क्वायर प्लस k, x की जगह 1 और -6 = 0, ये हो जाएगा k, और -5 = 0, k हो जाएगा 5। तो k का वैल्यू जो होगा वो आएगा 5। लास्ट क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन का, जो कि सभी एक एक नंबर के थे। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? एक सम संख्या बनाने की, पासे पर सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 2, 4 और 6। टोटल कितनी होती हैं आपकी? 2, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो कुल संख्याएं तो हमारे पास है 6, और सम संख्याएं कितनी है हमारे पास? 3। तो सम संख्या आने की प्रायिकता जो हो जाएगी 3/6 होगी, अर्थात 1/2। तो इसलिए इसका आंसर 1/2। परिमेय संख्या, दूसरा क्वेश्चन है, परिमेय संख्या 23/2^3 5^2 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत? देखो, शांत तब होता था जब इसके हर में केवल 2 और 5 के अलावा 2 और 5 के फैक्टर होते थे। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और होता था, कोई भी संख्या आती थी, तो अशांत आवृत्ति हो जाता। तो इसलिए 2 और 5 है, तो इसलिए ये जो संख्या होगी ये कैसी होगी? शांत होगी। तो आप इसका आंसर लिख सकते हो शांत। शांत। द्विघात समीकरण ax² bx + c = 0, एक द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी? मूलों की प्रकृति क्या होगी यदि b² - 4ac = 0? अगर b² - 4ac = 0 है तो आप कह सकते हैं 2 बराबर वास्तविक मूल। यदि b² - 4ac 0 से बड़ा होता था तो 2 भिन्न भिन्न वास्तविक मूल, और यदि b² - 4ac 0 से छोटा होता था, कोई वास्तविक मूल नहीं। वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, समांतर श्रेणी 2, 4, 6, 8 का nवां पद ज्ञात कीजिए। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, a बराबर हमारे पास यहाँ पर इस AP में होगा 2 और d बराबर होगा 4 - 2 यानी कि 2। अगर अब इसमें an का फॉर्मूला लगाएं, an बराबर a + n - 1 × d। उसने कहा nवां पद ही ज्ञात करना है, तो n की जगह तो n ही रहेगा, a की जगह 2 + n - 1 और d की जगह 2। तो ये हो जाएगा 2 + 2n - 2। तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2n। तो समांतर श्रेणी का nवां पद होगा 2n। बिंदु 3,4 की x अक्ष से दूरी क्या होगी? देखो, x अक्ष की दूरी 3,4, अगर मैं अक्ष बनाऊं, ऐसे बना लेते हैं, ये भी मैं रफ बना रहा हूं थोड़ा, और उसने कहा x अक्ष से दूरी, पहले इस बिंदु को बनाओ, x पे कितना है 3 और y पे कितना है 4। मान लो यहाँ 3 है और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर, तो ये 3,4 यहाँ होगा, 3,4। उसने कहा x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी ये वाली है,
तो एक्स अक्ष से दूरी कितनी होगी आपकी इसकी, 4 होगी। तो एक्स अक्ष से दूरी 4। 6 क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की परिधि 6 पाई सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या होगी। वृत्त की परिधि 6 पाई है, तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, वृत्त की परिधि ये होती है आपकी 2 पाई आर। तो वृत्त की परिधि 6 पाई आपको गिवन है और 2 पाई आर, इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 3 बराबर आर। तो इसलिए आर जो होगी उसकी त्रिज्या कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। तो आप सिंपल सा क्वेश्चन था बस, 3 सेंटीमीटर। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकते हैं, तो इसका आंसर है 2। वृत्त पर के बाह्य बिंदु से यहां से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं और दोनों क्या होती हैं, वो बराबर होती हैं। अगर वृत्त के अंदर स्थित है कोई बिंदु तो उससे कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जाती, और वृत्त पर स्थित है तो अगर कोई बिंदु वृत्त पर स्थित है तो उससे केवल एक स्पर्श रेखा। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर आपका होगा 2 स्पर्श रेखाएं, कितनी, 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंकड़ों 4, 6, 3, 8, 2, 7 का माध्य क्या होगा। अगर इसका माध्य आपको निकालना है तो माध्य बराबर, आप इन्हें ऐड करेंगे, 4 + 6 + 3 + 8 + 2 + 7 अपॉन टोटल कितने हैं, मतलब माध्य का जो फॉर्मूला होता है कुल सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आंकड़े हैं आपके पास, 6, 4, 10, 3, 13 और 8 आपका हो जाएगा 21, 21 और 2 23 और 7 30, तो 30 बटे 6, यानी कि आंसर कितना आएगा, 5। तो इसका सॉल्यूशन बस इतना सही था, क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चन है। निम्नलिखित दिए गए आंकड़ों का माध्यक क्या है। माध्यक, सबसे पहले तो आप इन्हें एक क्रम में लगाएं, आरोही क्रम में या अवरोही। पहले देखते हैं, ये आरोही क्रम में है, क्योंकि आरोही क्रम में है तो इनका माध्यक आपको बताना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 संख्याएं हैं ये। अगर हम 9 है यानी कि n बराबर कितना है आपका, 9। ये आपका विषम है, तो विषम है तो इसका माध्यक जो होगा एक ही आएगा, कोई एक होगा। 1, 2, 3, 4 डाटा इधर छोड़ देते हैं हम और 4 डाटा इधर छोड़ देते हैं, तो क्या आएगा, 25। अगर निकालेंगे इसे तो माध्यक बराबर n + 1/2 वापद, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा विषम के लिए। तो n कितना है आपका, 9 + 1/2 वापद, अर्थात 9 और 1 10 यानी कि 5वां पद, इस तरह लिखा जाएगा ये। और 5वां पद अर्थात आप इसका आंसर लिख सकते हो 5वां पद 25। तो माध्यक कितना होगा इसका, 25। इस तरह से सॉल्व होना था ये क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ तक के जो क्वेश्चन थे वो एक एक नंबर के थे। अभी इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो है आपका 2 नंबर का, और क्वेश्चन लिखा हुआ है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12, 15 और 21 का एलसीएम ज्ञात किया। बहुत ही छोटे नंबर दिए हैं आपको। तो अभाज्य गुणनखंड विधि, सबसे पहले हम सबके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। पहले 12 के कर लेते हैं, 10वां क्वेश्चन है यहाँ। 12 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 तिया 12। और इसके बाद हमारे पास 15 है, 15 के भी हम कर लेते हैं 5 गुणा 3। और इसी प्रकार हमारे पास 21 है, 21 के भी हम कर लेते हैं गुणनखंड 7 गुणा 3। तो चूंकि हमें ज्ञात करना है एलसीएम, तो एलसीएम जो होगा, सबसे पहले एलसीएम लिखने के लिए जो कॉमन है, ये 3 और ये 3, तो ये तो एक बार आएगा। जो बचे हुए हैं वो भी सब लिखे जाएंगे, अर्थात 2 गुणा 2 और 5 गुणा 7। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 गुणा 7, 70 गुणा 6, 6 गुणा 70 और 7 6 42, 420। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 420 आएगा। द्विघात समीकरण x² + x - 6 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। जैसे इक्वेशन है x² + x
-6 इज इक्वल टू 0। इसके मूल ज्ञात करने हैं, तो इसे आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। सबसे पहले 6 के एक से यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है इसका 1, तो 6 गुणा 1 यानी कि 6 होगा। अब इस 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो माइनस करने के बाद, क्योंकि यहाँ साइन कैसा है आपका माइनस, तो माइनस करने के बाद 1 आ जाए, तो ये होंगे आपके 3 गुणा 2, यानी कि यहाँ पर कितना है 1, तो इसलिए 1 लिया है हमने। तो यहाँ पर इस 1 की यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 3 माइनस 2 एक्स -6 इज इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 3x -2x -6 बराबर 0। यहाँ से कॉमन x प्लस 3, यहाँ से -2 कॉमन x प्लस 3 बराबर 0। x प्लस 3 फिर कॉमन है और x -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो x प्लस 3 बराबर 0 रखेंगे तो ये आएगा x बराबर -3, और यहाँ से x बराबर कितना आएगा ये 2। तो इसके जो दो मूल हैं वो x बराबर -3 और x बराबर 2 हैं। 12वां क्वेश्चन है, दर्शाइए कि ये tan 48, tan 23, tan 42, tan 67, यहाँ पर 48, 23, 42 और 67। देखो 42 और 48 को जोड़ें तो ये 90 हो जाता है, और 23 और 67 को जोड़ें तो ये भी 90 डिग्री हो जाता है। तो जो ये टॉपिक है इस बार एनसीईआरटी ने इसे हटा दिया है, तो 10th में ये आएगा नहीं। इसे पूरक कोणों के जो पूरक कोण थे उसके जो त्रिकोणमितीय अनुपात थे वो हमने नहीं पढ़े हैं, ये टॉपिक ही नहीं पढ़ा है इस साल हमने, तो ये आएगा भी नहीं, तो इसे मैं सॉल्व भी नहीं करा रहा हूँ फिलहाल 10th के लिए। तो नेक्स्ट है जो 5, -6, -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। y अक्ष पर विभाजित होते हैं, तो y अक्ष पर विभाजित हो रहे तो y अक्ष के निर्देशांक मान लेते हैं हम। अगर y अक्ष पर है कोई बिंदु, मतलब यहाँ है, तो इस पे क्या, जैसे इस पे जो बिंदु होगा वो ऐसा होगा 0, h की फॉर्म का, ये y अक्ष पर होगा, y अक्ष पर। अगर x अक्ष पर पूछते हैं तो h, 0 होता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बिंदु दिए हुए हैं 5, -6। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। ए पॉइंट मान लेते हैं हम 5, -6, -1, -4, 5, -6, और बी है -1, -4। ये जो दो बिंदु आपको दिए हुए हैं ये y अक्ष पर विभाजित होते हैं। y अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करते हैं, तो y अक्ष पर विभाजित हो रहे हैं। आप इसका रफली चित्र बना लो, यहाँ पर a मान लो और यहाँ पर b मान लो, और ये जो है इन्हें मिलाने वाला जो रेखाखंड है ये हमने रफ चित्र बनाया है। तो a और b को यहाँ पर जो कट रहा है ये y अक्ष पर कट रहा है, तो मान लेते हैं, माना ये y अक्ष को 0, h पर m1 अनुपात m2, मतलब ये जो बिंदु है आपका 0, h है, m1 m2 अनुपात पर m1 अनुपात m2 में विभाजित करते हैं। तो अब अगर विभाजन बिंदु के निर्देशांक लिखें, आपने पढ़ा था x बराबर m1 x2 m2 x1 बटे m1 प्लस m2। तो ऐसे ही y बराबर जो था m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। आपको अनुपात निकालना है। x का वैल्यू कितना है 0 है आपका, यहाँ 0, m1 एज इट इज, ये इसे आप अगर आप इसे x1 y1 और ये x2 y2 मान लें तो x2 का वैल्यू कितना है आपका -1 प्लस m2, और x1 आपका कितना है 5 अपॉन m1 प्लस m2। अब इसे सॉल्व करते हैं।
ये आ जाएगा m1 m2 की जीरो में मल्टीप्लाई हो जाएगी, जीरो इज इक्वल टू माइनस m1 प्लस 5 m2, m1 इधर आएगा प्लस का बराबर 5 m2, या फिर हम कह सकते हैं m1 अपॉन m2 बराबर 5 अपॉन 1, या m1 अनुपात m2 5 अनुपात 1। अगर क्वेश्चन आप देखें तो क्वेश्चन में कहा था किस अनुपात में विभाजित करता है, वो बिंदु नहीं पूछा। अनुपात हमारे पास जो आया है वो आया है 5 अनुपात 1। अगर वो बिंदु भी पूछता, मतलब ये वाला बिंदु पूछता, तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर m1 m2 के वैल्यू यहाँ रखेंगे तो यहाँ से h निकाल सकते हैं। तो ये पूछा नहीं गया है क्वेश्चन में, आप चाहो तो कर सकते हैं। तो फिलहाल इतना ही था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात की है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 दो वृत्त आपको गिवन है। अगर मैं यहाँ पर वृत्त बनाऊं तो एक वृत्त तो ये है आपका कॉन्सेंट्रिक, हम यहाँ पर बना सकते हैं। एक वृत्त ये दिया हुआ है आपको, और एक दूसरा वृत्त और है इसी के केंद्र में। ये कॉन्सेंट्रिक है, मतलब इनका वृत्त, इन दोनों वृत्तों का जो केंद्र है वो एक ही है। अब वो ये कह रहा है कि जो बड़े वृत्त की जीवा है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़े वृत्त की एक जीवा है हमारे पास, यहां पर मैं बना लेता हूं, ये एक बड़े वृत्त की जीवा है जो इसे यहां से ऐसे टच करती है। ये जीवा, ये बड़े वृत्त की जीवा है, ये ऐसे टच करते हैं छोटे को। तो ए और बी, छोटे वृत्त की त्रिज्या अगर केंद्र O मान लें और इसे मिलाएं तो ये, इसे C मान लें तो OC कितनी है, 3 सेंटीमीटर। और बड़े वृत्त की त्रिज्या की बात करें तो बड़े वृत्त की इसे मिला लें, यानी कि OA ये है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ये गिवन है। आपको निकालनी है AB आपको फाइंड करके देनी है। तो पहले हम AC निकाल लेते हैं। हमने एक परमेय पढ़ी है, परमेय से तो एंगल जो ये केंद्र से स्पर्श बिंदु को जो मिलाती है रेखा, वो हमेशा लंबवत होती है। तो एंगल ACO ये होता है हमारा 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ त्रिभुज AOC समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज होगा तो PGT से, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय अगर आप इस त्रिभुज में हम अप्लाई करें तो AO का वर्ग बराबर AC का वर्ग प्लस OC का वर्ग। AO 5 का वर्ग, AC हमें फाइंड करना है, और OC 3 का वर्ग। तो 5 5 25 बराबर AC का वर्ग प्लस 3 3 9, ये हो जाएगा 16, क्योंकि 9 माइनस होगा। AC का वर्ग यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। जो AC होगा वो हो जाएगा √16 यानी कि 4 सेंटीमीटर, यानी कि जो AC है वो 4 है। अगर हमें AB निकालना है तो 2 गुना AC हो जाएगा। चाहो तो आप इसे इस तरीके से मिलाकर इस त्रिभुज में भी लगा सकते हैं। तो 2 गुना 4 अर्थात 8 सेंटीमीटर। तो बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की जीवा बराबर 8 सेंटीमीटर। इस प्रकार आप इसे सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट इसी के साथ अथवा में दिया हुआ क्वेश्चन है, एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी कि एक बिंदु है जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है,
तो इसके लिए भी हम क्वेश्चन नंबर हमारा ये था, ये हमारा 14 का अथवा है, अथवा। इसमें गिवन आपको है, एक वृत्त गिवन है। ये वृत्त गिवन है और ये इसका, आप यहाँ पर जो गिवन है ये इसका सेंटर है, और इस सेंटर से एक रेखा, एक बिंदु दिया हुआ है यहाँ पर, ये 5 सेंटीमीटर पर है, ये बिंदु 5 सेंटीमीटर यहाँ। ये केंद्र हमने क्या मान लिया इसका, O, और बाहर एक बिंदु है A। क्वेश्चन में गिवन ये था कि वृत्त के बिंदु A से वृत्त 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है। स्पर्श रेखा इस पे जो दी हुई है, यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं, ये स्पर्श रेखा है, चलो इसे ऐसे मिला लेते हैं हम। ये एक स्पर्श रेखा गिवन है यहाँ पर टच हो रहा है ये स्पर्श रेखा गिवन है। अगर ये स्पर्श रेखा गिवन है और इसकी लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर, तो सी मान लो इसे, या बी मान लो, इससे इसे मिलाऊंगा तो ये वृत्त की त्रिज्या होगी, और वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो आप यहां देख सकते हो, पर में से जो एंगल सी होगा वो 90 डिग्री होगा, और एंगल सी 90 होगा, तो त्रिभुज AOC में पीजीटी से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ये 5 है, ये 4 है, तो ये कितनी आ जाएगी, 3, और यही आपको निकालना, तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। उसने कहा था वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, इस क्वेश्चन को मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूं। उसने कहा है PQ समांतर है, ये वाली रेखा जो है इसके समांतर है, तो सिद्ध कीजिएगी। तो अभी आप इसमें यहीं पे सॉल्व करेंगे, पहले लिखेंगे दिया है, सिद्ध करना है वगैरह, और त्रिभुज OPQ व त्रिभुज ORS में आप देख पा रहे हैं, क्योंकि PQ समांतर है RS के, तो जो ये वाला एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा। एंगल P एंगल S के बराबर होगा, क्यों, एकांतर कोण, ये हम लिख सकते हैं यहाँ। और इसी प्रकार एंगल Q की बात करें तो एंगल R के बराबर होगा, एंगल Q बराबर होगा एंगल R के। इसका भी कारण वही है, एकांतर कोण, क्योंकि PQ जो है RS के समांतर है। तो दो कोण बराबर है, तो AA ऊपर में से लिख सकते हैं, ऊपर में से लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। आप देख पा रहे हैं ये कोण इसके बराबर है, तो तीसरा कोण भी बराबर है। तीनों कोण अगर बराबर हैं तो इसका मतलब जो हुआ, जो त्रिभुज, देखो P S के बराबर है, तो P लिख देता हूं और S लिख देता हूं, क्योंकि यहां PO कहा है, POQ, तो POQ लिख लेते हैं, POQ समरूप है। तो अगर P किसके बराबर है, S के, तो ये S त्रिभुज SOR के बराबर होगा, क्योंकि P S के है, ये आपको सिद्ध करना था। बस इतना सा ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास। एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यदृच्छा बिना देखे निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो। तो अभी इसे सिंपल लिखेंगे, कुल गेंद हमारे पास है 5, या पहले यहां लिख लेते हैं, चलो उधर सॉल्व करते हैं इसे हम नोटबुक पे। क्वेश्चन नंबर हमारा था 16। लाल गेंद
हमारे पास है 3, काली गेंद वो है 5, तो कुल गेंद हमारे पास हो जाएंगे 8। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है लाल गेंद होने की प्रायिकता बिना देखे, तो लाल गेंद आने की प्रायिकता, लाल गेंद आने की प्रायिकता लाल रंग के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, अनुकूल परिणाम हमारे पास है 3 और कुल संभव परिणाम है हमारे पास 8, तो 3/8। इतना सा क्वेश्चन था आपके सामने। नेक्स्ट है 52 पत्तों की अच्छी तरह फेटी हुई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, लाल रंग के बादशाह को प्राप्त करने की प्रायिकता। देखो टोटल पत्ते हैं 52, तो अनुकूल परिणाम हो गए आपके 52, तो अनुकूल परिणाम 52। और फिर वो कह रहा है लाल रंग के बादशाह, तो लाल रंग का बादशाह 4 होते हैं, तो 2 लाल रंग के होते हैं और 2 काले रंग के होते हैं, तो लाल रंग के बादशाह के परिणाम वो कितने होंगे, लाल रंग के बादशाह वो होंगे 2। तो प्रायिकता जो हो जाएगी, प्रायिकता बराबर 2/52 यानी कि 1/26। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, तो ये मैंने यहीं पे समझा दिया, आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है 17वां क्वेश्चन। जो 17वां क्वेश्चन है ये युग्म बदलकर हल करना है, जो इस साल एनसीईआरटी ने कक्षा 10 के सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया, हटा दिया गया है, तो इसे मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। वैसे हम इसे सॉल्व सिंपल ही तरीके से करते थे कि 1/√x को कुछ मान लेते थे, a b या कोई और वेरिएबल, और फिर ये इक्वेशन चेंज करते थे, तो इसलिए इसे नहीं करा रहा हूँ, ये हटा दिया गया है, इसलिए मैंने इस पे स्टार बनाया, ये टॉपिक ही हटा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 18 है एक रेलगाड़ी समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर पर हॉर या किलोमीटर पर घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व करते हैं 18 क्वेश्चन को, है ना। रेलगाड़ी की चाल हमें दी हुई है, मान लेते हैं हम x किलोमीटर पर हॉवर। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी जो दी है 360 किलोमीटर। अभी चाल ये है 360 किलोमीटर दूरी है, तो 360 इस दूरी को चलने में लगा समय, 360 किलोमीटर दूरी को चलने में लगा समय, हम t1 का नाम देते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी है हमारी बटे चाल, और t1 दूरी है आपकी 360 और चाल है आपकी x। समीकरण 1 मान। अभी वो कह रहा है यदि चाल 5 किलोमीटर पर हॉवर, क्योंकि लिखा हुआ था 5 किलोमीटर पर हॉवर अधिक होती है, 5 किलोमीटर पर हॉवर अधिक हो, लगा समय, इसे हम मान लेते हैं t2। फॉर्मूला वही है, दूरी बटे चाल, तो 360 दूरी वही है, और चाल अब हो जाती है आपकी x + 5 किलोमीटर। जब चाल 5 किलोमीटर पर हॉवर अधिक होती है तो
तो ये 1 घंटा कम समय लेती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिखा है कि यदि चाल 5 किलोमीटर पर हॉवर अधिक है तो उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय लेती है। तो इसके लिए T2 है वो 1 घंटा कम है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T2 जो है एक कम है T1 से। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1। अब इसे कैलकुलेट करें, अगर T1 था आपका 360 अपॉन x और माइनस T2 था आपका 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, तो 360 कॉमन होगा 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले सकते हैं हम यहाँ, तो x प्लस 5 ये होगा x प्लस 5 और माइनस x इज इक्वल टू 1 अपॉन 360। आप देख पा रहे हैं x से x कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, तो x से x कैंसिल करें अगर तो ये बचेगा 5। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 360 की 5 से मल्टीप्लाई x और x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 360 की जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1800 यानी कि 1800। इसे कैलकुलेट करें x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस यहाँ 1800 इधर आ जाएगा। 1800 अगर हम लिखें बराबर 0। अब 1800 के ऐसे फैक्टर हमें करने हैं जो माइनस करके 5 आए। आप चाहो तो निकाल भी सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो ये होंगे 40 प्लस 45, तो 40 एंड 45 की मल्टीप्लाई करेंगे 1800 आएगा और माइनस करके जो आएगा 5। तो इसे लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 यानी कि 1800 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन, x प्लस 45 और माइनस 40 कॉमन, तो x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x प्लस 45 x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। एक बार x प्लस 45 को मल्टीप्लाई करें इक्वल टू 0 रखेंगे और x माइनस 40 को 0 रखेंगे, तो x इज इक्वल टू आएगा माइनस 45 और x इज इक्वल टू आएगा प्लस 40। तो जो 45 है ये नेगेटिव है और चाल नेगेटिव होने से तो ये अमान्य है छोड़ने पर यानी कि संभव नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ जो रेलगाड़ी की चाल है, अतः रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर पर हॉवर होगी। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का अथवा का क्वेश्चन है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात की आयु का व्युत्क्रम, मतलब 3 वर्ष पहले यानी कि पूर्व की आयु का व्युत्क्रम और 5 साल बाद की आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो रहमान की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम इसे अथवा का क्वेश्चन है हमारा ये अथवा। तो माना रहमान की वर्तमान आयु हम मान सकते हैं x वर्ष है। 3 वर्ष पूर्व 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु
3 साल पहले अगर पूछें तो वो होगी x-3 वर्ष, और 5 वर्ष बाद रहमान की आयु होगी x+5 में जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो दिया हुआ है 3 वर्ष पूर्व का व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात का व्युत्क्रम का योग 1/3 है। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखें, दिया है 1/x-3, मतलब 3 वर्ष पहले की आयु का व्युत्क्रम प्लस 5 वर्ष बाद की आयु का व्युत्क्रम का योग प्लस कर दिया, वो कितना है 1/3 है। तो अब इस कंडीशन से हमें एक इक्वेशन प्राप्त करनी है और उसे सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है। तो अगर हम इसकी कैलकुलेट करें तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा x-3 x+5 और x+5 प्लस x-3 इजिकल टू 1/3। x और x 2x प्लस 2, x और x x² x 5x और -3x, तो ये बचेगा प्लस 2x, और 3 5 जा 15 माइनस के 15 बराबर 1/3। ये मल्टीप्लाई एक बार बताता हूँ, x की मल्टीप्लाई x से x², x की 5 से 5x, 3 की x से -3x, तो 5 - 3 2x लिखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा x² प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 6x प्लस 6। ये पूरा टर्म इधर लेके जाएं तो ये हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस 6x माइनस 15 और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x² प्लस सॉरी यहाँ पर जब 2 से 6 माइनस होंगे, माइनस के 4x बचेंगे, और 15 और 6 माइनस आएगा, ये भी 15 और 6 21 बराबर 0। अब इसके ऐसे फैक्टर 21 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करके 4 आए, तो 7 या 21 7 - 3, तो यहाँ पर हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं इस प्रकार से x² माइनस, यहाँ 4 को लिखेंगे हम 7 - 3 x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो ये होगा x² माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x प्लस 3 कॉमन 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ दोनों जगह x माइनस 7 कॉमन है और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 7, और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू आएगा -3, जो कि नेगेटिव है। उम्र या आयु नेगेटिव हो नहीं सकती, यानी कि संभव नहीं। ये छोड़ देंगे हम, तो इसका मतलब है रहमान की वर्तमान आयु कितनी होगी, वो होगी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर है। तो इसे हमें प्रूफ करना है, तो हम LHS को लेके सॉल्व करेंगे। तो LHS लिख लेंगे हम पहले, 3 है LHS हमें गिवन है sin ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, कोस
ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करके आपको आरएचएस को लाना है। तो इसलिए अभी यहाँ देख रहे हैं आप स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं दोनों जगह। तो इसे लिखेंगे हम ए का होल स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। इसी प्रकार ये कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेक ए, ये हमने लिखा। अभी अगर इसे कैलकुलेट करें इस साइन के साथ, ये कोस लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, यानी कि इस साइन की जगह पे हमने इस कोस को ले लिया और इस कोसेक को ऐसे रहने देते हैं, कोसेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए प्लस, और सेक को ऐसे रहने देते हैं, सेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू, इस कोसेक को हम लिख सकते हैं, इस वाले कोसेक को 1 साइन ए। इसी प्रकार प्लस 2 कोस को एज इट इज रखते हैं और इस सेक को लिख सकते हैं 1 कोस ए। तो इस प्रकार यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इस साइन से ये साइन कैंसिल होगा, इस कोस से ये कोस कैंसिल होगा, और साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होगा आपका, वो होगा 1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 प्लस कोसेक, ध्यान देंगे क्योंकि आपको प्रूफ जो लाना है वो लाना है टेन और कोट में। तो इस कोसेक ए की जगह हम ट्रिग्नोमेट्री की जो हमारी आइडेंटिटी है सर्वसम्मिका है, कोसेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और प्लस यहाँ बचेगा आपका 2 और यहाँ बचेगा आपका 2 2 2 और ये 1 5, ये 6 और ये 7, तो यहाँ 7 लिख देंगे और प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। ये आपका क्वेश्चन हो गया। या जो हमने इसमें यूज किया है, एक तो हमने किया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक सर्वसम्मिका हमने यूज की है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और एक यूज किया हमने सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये वाले फॉर्मूले हमने यहाँ यूज किया है। इसकी जगह देखो, ये साइन स्क्वायर है, कोस स्क्वायर की जगह 1 रखा है, कोसेक की जगह 1 प्लस कोट रखा है, और सेक की जगह 1 प्लस टेन रखा है। तो ये इस प्रकार हम सॉल्व कर सकते हैं। तो RHS इस प्रकार इसे प्रूफ कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि A, B, C और D ये 4 बिंदु दिए हुए हैं एक चतुर्भुज ABCD के से, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो NCERT ने इस साल रिड्यूस किया है, ये भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना भी इस, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल या चतुर्भुज का क्षेत्रफल चैप्टर 7 से NCERT ने रिड्यूस कर दिया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस बार के एग्जाम में आने वाला नहीं। इसके स्थान पर कोई और एग्जाम आएगा और कोई क्वेश्चन आएगा, तो फिलहाल ये टॉपिक आपके NCERT में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। 21 क्वेश्चन है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम एक अर्धगोला और उसके ऊपर एक शंकु बना लेते हैं। जैसे ये एक अर्धगोला है और इसके ऊपर एक शंकु बनाया गया है। दिया गया है शंकु की जो त्रिज्या है वो 3.5 है, तो अर्धगोले की भी 3.5 ही होगी, और पूरी ऊंचाई 15.5 है। तो
इसे बनाएं अगर हम 21 है, जो कुल ऊंचाई है वो आपकी यहां से लेकर यहां तक की जो ऊंचाई है वो 15.सेंटीमीटर है। और जो इसकी त्रिज्या है, शंकु की त्रिज्या जो है वो r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। अगर मैं यहाँ की बात करूं, अर्धगोले की त्रिज्या की बात करूं इसकी, तो ये भी हमारी कितनी होगी, 3.5 सेंटीमीटर होगी। अब हमारे पास जो बचती है वो बचती है बेलन की ऊंचाई, सॉरी शंकु की ऊंचाई। जो शंकु की ऊंचाई है वो यहाँ से यहाँ तक होगी, और अगर पूरी 15.5 है तो इसकी जो ऊंचाई होगी h बराबर मान लेते हैं इसे, h होगा 15.5 माइनस 3.5 अर्थात 12.5। तो लिख लेते हैं शंकु की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई भी हम h लिख लेते हैं, वो होगी 15.5 माइनस 3.5 और सॉल्व होके आ जाएगी ये 12 सेंटीमीटर। और अगर हम अर्धगोले की त्रिज्या भी लिखें, अर्धगोले की त्रिज्या वो भी हमारी आर बराबर कितनी होगी, 3.5 सेंटीमीटर ही होगी। क्योंकि हमें निकालना है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिखा था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यूज होगा। ये शंकु है, इसे मैं ऐसे बना देता हूँ यहाँ पर इसके आधार को। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है पाई आर एल। तो एल की आवश्यकता पड़ने वाली है हमें, तो इससे पहले हम एल को फाइंड कर लेते हैं। एल बराबर जो होगा वो होगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और आर है आपका 3.5 और का होल स्क्वायर, और ये 12 का होल स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करेंगे 3.5 यानी कि 5×5 = 25, 3 × 4 = 12, 12.25 प्लस 144 वर्गमूल, ये आ जाएगा 156.25। और इसे अगर वर्गमूल निकालेंगे तो यह 12.5 सेंटीमीटर, यानी कि जो एल का वैल्यू है वो 12.5 आया है। सॉरी, ये हमने गलत लिख दिया, यहाँ 12 है, 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो खिलौने का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो होगा, अगर आप ध्यान दें शंकु का वक्र केवल यहाँ पर इन स्थानों पर हम ज्ञात कर सकते हैं। खिलौना तो यही है, यहाँ तो कुछ नहीं होगा ना। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए पाई आर एल प्लस, और अर्धगोला है, अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करें, यहाँ से पाई आर कॉमन, एल प्लस 2r बचेगा। वैल्यू रखें, पाई का वैल्यू है हमारा 22/7 रख लेते हैं, 22/7, और r का वैल्यू 3.5, l 12.5 प्लस 2 × 3.5, ये हो जाएगा 7×5 = 35। तो 22 × 7×35 0.5 0.5 लिख देंगे, और इनटू में
7, 12 और 7 हम लिख सकते हैं 19.5। ये हो जाएगा आपका 22 पंजे 22 पंजे 110, यानी कि 11 × 19.5। अब 11 की 19.5 से मल्टीप्लाई करके आप आंसर लिख सकते हैं। ये क्या में आएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं। इजी था। इसी में अथवा का क्वेश्चन दिया हुआ है, पानी से भरे आंशिक भरे एक बेलनाकार बर्तन में 5 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला डाला जाता है। यानी कि एक गोला है पहले हमारे पास, बर्तन के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है, यानी कि जो बेलनाकार बर्तन था उसका व्यास कितना है 10 सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं गोले का व्यास 5 और बर्तन बेलनाकार बर्तन का व्यास 10। का क्वेश्चन है गोले का व्यास 5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी गोले की 5/2 सेंटीमीटर। और बेलनाकार बर्तन का व्यास वो हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहाँ लिख देता हूँ। बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या इसे आर मान लेते हैं, ये हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। 10 को जब इसे बेलनाकार बर्तन बड़ा होगा तो इसलिए हमने इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित कर लिया, और गोले का त्रिज्या जो है वो स्मॉल आर से प्रदर्शित है। अब गोले का आयतन भी निकाल लेते हैं साथ साथ। ये गोला है, मान लो इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है 5/2। तो गोले का ये हो जाएगा, गोले का जो आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब होगा, और इसे लिख सकते हैं 4/3 पाई आर की जगह लिखेंगे हम 5/2 5/2 5/2। इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 पंजे 25 पंजे 125/3, अर्थात जो ये आएगा ये आ जाएगा 125 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये गोले का आयतन है। अब ये कह रहा है कि इस गोले को पहले, इसमें एक बर्तन है, ये इसमें ये पानी भरा हुआ है यहां तक, इस गोले को इस पानी वाले बर्तन में, मतलब इस आंशिक रूप से भरे हुए उसमें डाल दिया जाता है। मैं यहाँ पर अगर बात करूं तो केवल यहाँ तक पानी भरा है पहले, इस रेड लाइन तक। अब इस गोले को जब इसमें डाल देंगे तो इसका जो पानी है ये बढ़ जाता है, जो रेड कलर से बनाया गया है ये पानी बढ़ जाता है इतना, क्योंकि गोला अगर हम इसके अंदर गोला डाल देंगे ऐसे तो इसमें ये पानी बढ़ जाएगा, और जब ये पानी बढ़ेगा तो पूछा गया है कितना पानी बढ़ा। तो इस हम मान लेते हैं कि पानी बर्तन में, माना बेलनाकार बर्तन में गोले को डालने पर पानी h ऊंचाई तक बढ़ जाता है। अब जो पानी बढ़ा है उसका आयतन किसके बराबर होगा, गोले के आयतन के बराबर होगा। तो बढ़े पानी का आयतन आयतन बराबर गोले का आयतन, और गोले का आयतन हमने निकाला 125 पाई/3, और बढ़े पानी का आयतन जो होगा वो, क्योंकि बेलन है तो बेलन का आयतन यानी कि पाई आर स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या तो आर ही है, यहाँ तक ये आर थी कैपिटल आर, और इंटू एच। तो अभी से कैलकुलेट अगर हम करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल, और आर का वैल्यू था 5 इंटू 5 क्योंकि 2 बार लिखना पड़ेगा, और एच हमें फाइंड करना है
125/3। तो 5 पंजे 25, फिर ये कैंसिल कर देंगे हम। जब इस 5 और इस 5 से इसे काटेंगे तो h बराबर जो बचेगा आपके पास वो बचेगा h बराबर 5/3, यानी कि जो उसमें पानी बढ़ा था वो 5/3 सेंटीमीटर ऊंचाई तक बढ़ जाएगा इस गोले को डालने पर। यही आपको इस क्वेश्चन में सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 10 घंटे में जा रही है, धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा में, जिधर पानी बह रहा है उसके विपरीत, और अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। जबकि 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। तो धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। क्योंकि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन इसे हमें जब इसकी इक्वेशन बनेगी वो युग्म बदलकर हल करनी पड़ेगी, युग्म बदलकर। और इस बार चैप्टर 3 से जो युग्म बदलकर समीकरणों को हल करना है वो हटा दिया गया है, तो इसलिए ये इस बार आने की संभावना ही नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम इसलिए नहीं कर रहे हैं। तो इसी का दूसरा पार्ट हमें गिवन है, ये हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 था, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए हम मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर था हमारा 22, माना भिन्न x/y है। फर्स्ट केस में कह रहा है वो, यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यदि भिन्न के अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। ये क्वेश्चन में दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम करते हैं इसे, जैसे भिन्न थी हमारी x/y, यहाँ भी हमने 2 जोड़ा, यहाँ भी 2 जोड़ा, अब ये होगी 9/11। इसे कैलकुलेट करें, ये हो जाएगा 11x, 11 दूनी 22 बराबर 9y और 9 दूनी 18। तो 11x माइनस और बराबर में 18 माइनस 22। तो इसे कैलकुलेट करके लिखेंगे 11x माइनस 9y, और 18 में से 22 जाएंगे तो ये हो जाएंगे -4। इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड केस में हमें क्या दिया है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। सेकंड केस, यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर लिखें हम, इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे x/y। अब दोनों जगह 2 जोड़ा, सॉरी 3 जोड़े तो ये 5/6 हो जाती है। तो 6 इसके क्रॉस मल्टीप्लाई 6x 6×18 बराबर 5y और 5×15, 6x माइनस 5y बराबर
15 माइनस 18, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18 अर्थात माइनस के 3। इक्वेशन नंबर सेकंड। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करनी है। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि प्रतिस्थापन विधि को यूज कर लेते हैं। प्रतिस्थापन करनी है तो समीकरण 2 से x का मान निकाल से 6x था, ये इसे इधर ले जाओ 5 को, -3 और प्लस 5y और x इजगल टू हो जाएगा -3 प्लस 5y अपॉन, या इसे 2 को हम हटा ही सकते हैं, इसे इस प्रकार से लिख देते हैं, इसे समीकरण नहीं बनाते और ऐसे ही चलता रहता है। तो यहाँ से हमने x का वैल्यू निकाल लिया, इसे समीकरण नंबर 2 अभी लिख देते हैं। समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 थी हमारे पास 11x माइनस 9y बराबर -4, 11x माइनस 3 प्लस 5y अपॉन में 6 और 11x माइनस 9y बराबर 4, माइनस 9y बराबर 4। तो इसे सॉल्व करेंगे। 11 तिया 33, 11 पंजे 55y और 6 नम 54y और अपोन में आएगा इसके एलसीएम लेके 6 इजिकल टू -4 था तो -4, -33, 55 में से 54 जाएंगे तो प्लस y और 6 चौक माइनस के 24 और y बराबर -24 और प्लस 33, 6 3 9, तो y बराबर आपका आ जाएगा 9। अब y का मान समीकरण 2 में रख दो, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x समीकरण 2 जो थी वो थी आपकी x बराबर, अगर आप इसे देखें x बराबर था हमारा -3 प्लस 5y बटे 6, -3 प्लस 5y, y की जगह हम लिख देंगे 9 और बटे में 6। जब से सॉल्व करेंगे तो माइनस के 3, 5 नम 45, 6, तो ये बचेगा 42 बटे 6, 6 सत्ते 42, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका, x बराबर 7। तो वह भिन्न x बटे y थी, यानी कि 7 बटे 9, ये हो जाएगी। क्वेश्चन में जो दिया था, हमें दिया था यदि हम 2 जोड़ते हैं तो 9 बटे 11 हो जाती है। आप देख सकते हैं इसमें 2 जोड़ो, 7 बटे 9 में 2 जोड़ो तो ये हो जाएगी 9 बटे 11। और सेकंड केस जो दिया था 3 जोड़े तो 5 बटे 6 हो जाती है, 3 जोड़ो, 7 बटे 9 में 3 जोड़ेंगे हम, 7 और 3 10 और 9 और 3 12 और 5 से 2 से काटेंगे 5 और 6, 5 बटे 6। तो ये हम इस प्रकार आंसर को चेक भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। अगर क्वेश्चन नंबर 23 है, एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख के भवन से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल गया। 1.5 मीटर का लंबा लड़का और 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो एक काम करते हैं हम, उसके लिए एक लड़का है और एक 30 मीटर का एक भवन बना लेते हैं और उससे कुछ दूरी पर ये खड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर आपका था ये 23।
23। अगर आप ध्यान दें, यहां मैं मान लेता हूं कि ये भवन है, एक भवन है। दोबारा बना देता हूँ इसे। और इसी दूरी पर यहाँ पर कोई लड़का है, ये कुछ दूरी पर ये लड़का खड़ा हुआ है ऐसे। और अगर हम यहाँ पर भूमि बना लें तो मान लेते हैं कि ये जो है भूमि है। ये भूमि है, ये इसका नाम दे देते हैं हम, ये ए और बी, ये 30 मीटर है। अगर हम इस लड़के की आंख से यहाँ बनाएं, इसे सीधा करें, तो जो ये इसका पॉइंट, अगर इसे लड़के को सी और डी का नाम दें, इस पॉइंट को हम ई लिख लेते हैं, तो जो ये दूरी आपकी होगी 1.5 मीटर और लड़के की ऊंचाई जो थी 1.5 मीटर। यानी कि माना ए बी बराबर 30 मीटर क्या एक भवन है, जिससे सी डी बराबर 1.5 मीटर लंबाई का कोई लड़का खड़ा है, जिससे दूर कोई लड़का खड़ा है, ये लड़का खड़ा हुआ है। अब अगर हम मतलब ए की बात करें तो ए जो होगा वो भी हमारा कितना होगा 1.5 मीटर ही होगा। जब वो सीढ़ी पर है तो क्वेश्चन में ये कहा है कि जब वो भवन की ओर, उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। जब वो जाता है, पहले उसका 30 है, बाद में जब भवन की ओर चलेगा तो कितना हो जाता है 60 हो जाता है। तो पहले इस स्थिति पर जो उन्नयन कोण है, वो इसका उन्नयन कोण जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको यहाँ का 30 डिग्री, यानी कि ये वाला जो एंगल है 30 है। अब ये लड़का यहाँ पहुंच जाता है, यहाँ जाने के बाद इसका जो आंख का उन्नयन कोण है भवन से, वो कितना हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। मान लो लड़का सी डी से एफ जी पर पहुंच गया। कहाँ पहुंचा? एफ और जी पर। सी डी स्थिति पर लड़के की आंख का उन्नयन कोण उन्नयन कोण 30 डिग्री है तथा डी जी दूरी जाने पर या सी एफ दूरी जाने पर, डी जी दूरी चलने पर उसकी आंख का कोण 60 डिग्री हो जाता है। हमें डी जी फाइंड करना है, कितनी दूरी वो चल कर गया। तो इसके लिए अगर मैं बीई की बात करूं, केवल बीई की, इस दूरी की बात करूं, इतनी दूरी की,
बी ई, इस दूरी की बात करूं तो ये 30 माइनस 1.5 यानी कि 28.5 सेंटीमीटर। तो अभी हम लिख लेते हैं इस चित्र से। तो जो इस ट्रायंगल में लेंगे पहले बी जी ई में, त्रिभुज बी जी ई में, त्रिभुज बी जी ई में आप बी जी में 1060 अगर अप्लाई करें, 1060, क्यों? क्योंकि ऊंचाई दी हुई है और आधार की बात कर रहा है, कर्ण की कोई बात नहीं हो रही, तो इसलिए 1060 यानी कि 10 डिग्री, 10 का जो वैल्यू होता है लंब बटे आधार, यानी कि लंब बी बटे आधार जी जी ई, इसे सॉल्व करें, ये हो जाएगा 1060 का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका √3, और बी आपका है 28.5, और जी ई हमें नहीं पता है जी, तो जी यहाँ से अगर निकाल लें तो जी आपका आ जाएगा 28.5 बटे √3। इसी प्रकार अब हम जी हमने निकाल लिया, अब ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में लें डी ई बी में, त्रिभुज डी ई बी में, डी बी में अगर लिखेंगे हम तो क्या लिखेंगे, 30 डिग्री लंब बी, और आधार आपका होगा डी ई, डी को मैं लिख सकता हूं डी जी प्लस जी, 1030 का वैल्यू होता है 1/√3, और बी था हमारा 28.5 बटे डी जी हमें फाइंड करना है, और जी ई का वैल्यू हम अभी रखेंगे। अब इसे कैलकुलेट करूं अगर मैं, डी जी प्लस जी तो 28.5 √3। अब जी का वैल्यू यहाँ अप्लाई कर देंगे तो डी जी प्लस 28.5 बटे √3 बराबर 28.5 √3। यहाँ से डी जी अगर फाइंड करें ये हो जाएगा 28.5 √3 माइनस 28.5 बटे √3, कॉमन लेंगे 28.5 √3 माइनस 1/, कैलकुलेट करते हैं इसे, 28.5 √3 3 माइनस 1 यानी कि 2/3, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 28×2 = 56 और 1 57 हो जाएगा, 57/3, 3 से इसे काटेंगे 19 या 57, सॉरी ये √3 है, √3, तो अभी √3 डिवाइड में है तो 57, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू √3, तो ये हो जाएगा √3 3 से 57 काटेंगे 19√3 मीटर। तो कहने का मतलब ये हुआ, जो हमारा ये वैल्यू था डी जी जो आया है वो आया है 19√3 मीटर। और क्योंकि हमने चित्र जो बनाया था उस चित्र में अगर आप देखें डीजी जो थी ये दूरी चल कर गया था, तो डीजी हमने फाइंड कर लिया, तो हम कह सकते हैं कि लड़के द्वारा भवन की ओर चली गई दूरी 19√3 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें अगर हम, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, ये रचना का क्वेश्चन है, और इस बार रचना आपके सिलेबस से एनसीईआरटी ने हटा दी गई है, तो 24 भी हटा दिया गया है, और ये इसके अथवा का जो क्वेश्चन है वो भी रचना का ही था, तो अब रचनाएं आपके पास नहीं होंगी। क्वेश्चन नंबर 25 है,
क्वेश्चन नंबर 25 है, दिए गए त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए से बीसी पर डाला गया लंब बीसी को बिंदु डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है, बीडी बराबर 3CD। मतलब एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें बिंदु ए से एक शीर्षलंब खींचा गया है जो बीसी को इस प्रकार विभाजित करता है कि जो बीडी है वो 3CD के इक्वल है, यानी कि ये 3 गुनी है CD से। तो आपको प्रूफ करना है 2AB का स्क्वायर 2AC प्लस BC। देखो इसे प्रूफ करना है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय होगी। इस वर्ष पाइथागोरस प्रमेय के जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी एनसीईआरटी ने इस वर्ष हटा दिए गए, लेकिन मैं आपको थोड़ा जानकारी के लिए इस क्वेश्चन को करा देता हूं क्योंकि लगभग सभी क्वेश्चन इसके नहीं है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में पाइथागोरस प्रमेय हम वैसे ही जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अगर त्रिभुज ए सी डी में पीजीटी अप्लाई करें तो ए डी, देखो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, जो ए सी का वर्ग होगा वो होगा सी डी का वर्ग प्लस ए डी का वर्ग। ए सी का वर्ग यानी कि इस भुजा का वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। यहां से अगर मैं ए डी निकालना चाहूं, ए डी का वर्ग यह आ जाएगा ए सी का वर्ग माइनस सी डी का वर्ग, इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार त्रिभुज ए बी डी में देखो जैसे मैंने ये इस त्रिभुज से एडी निकालना है, अगर इस त्रिभुज से एडी निकालूं तो एडी का स्क्वायर वही पाइथागोरस प्रमेय से एडी का जो स्क्वायर होगा वो ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी बी का स्क्वायर, समीकरण 2। एक और दो दोनों एडी हैं तो दोनों को इक्वल लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से। थोड़ा जल्दी में लिख दे रहा हूं इसे क्योंकि प्रॉपर ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है। तो ए बी का वर्ग बराबर माइनस डी बी का वर्ग बराबर ये इसके इक्वल होगा ए सी का वर्ग माइनस सी डी का वर्ग। तो चूंकि आपको जो प्रूफ करना है, अगर आप देखें 2AB 2AC 2AB 2AC, तो यहां पर AB हमारा बन जा रहा है 2AB और 2AC, तो BD को इधर ले जाते हैं, AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर और प्लस DB स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं 2AB 2AC जो हमें प्रूफ करना है, तो हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो 2 2 2 और 2 ये हो जाएगा। और चूंकि हमें जो दिया है BD का जो वैल्यू दिया हुआ है 3CD के इक्वल है, तो 2AB, अब ये तो चेंज करेंगे ही नहीं हम, 2AC का स्क्वायर और माइनस 2CD का स्क्वायर प्लस 2 यहाँ 3CD का होल स्क्वायर। तो अगर आप इसे देखें 3 तिया 9 9 दूनी 18 18 और माइनस के 2CD है, ये 18CD और ये 2CD, तो 2AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर और प्लस 16CD का स्क्वायर, क्योंकि 3 या 9 9 दूनी 18 माइनस 2 16। इस 16 को मैं लिख सकता हूँ 2AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर प्लस 4CD का होल स्क्वायर। देखो ये दो पार्ट तो हमारे आ चुके हैं स्टार्टिंग के, लेकिन ये CD लाना है, लेकिन यहाँ CD ना लाकर हमें लाना है BC। तो इसे चेंज करते हैं हम। देखो इस CD को मैं लिख सकता हूँ 2AC स्क्वायर प्लस इसे लिख सकते हैं 3CD प्लस CD का होल स्क्वायर। और 3CD जो था आप देख पाएंगे जो 3CD था वो BD के इक्वल था, तो ये हो जाएगा 2AB का स्क्वायर 2AC का स्क्वायर प्लस ये था BD के इक्वल या DB के इक्वल और प्लस CD का होल स्क्वायर। और BD प्लस CD BD और CD यानी कि BC, तो इसे हम BC लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 2AC स्क्वायर इक्वल टू 2AB स्क्वायर 2AC स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा आपका BC स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था।
तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने, क्योंकि इसमें बेसिक सिंपल पाइथागोरस प्रमेय लगानी थी, हालांकि इस वर्ष ये एनसीईआरटी से रिड्यूस हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास 7 मीटर तथा 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। यानी कि कुआं है जो 7 मीटर गहरा है और 7 मीटर त्रिज्या व्यास वाला है और 20 मीटर गहरा है। खोदने से मिट्टी जो निकाली गई है वो समान रूप से फैलाकर एक चबूतरा बनाया गया है। चबूतरा जो होगा वो घनाभ होगा और जो कुआं होगा वो बेलन होगा। तो कुएं से निकली मिट्टी का आयतन जो होगा उस चबूतरे के आयतन, ये वाला भी टॉपिक एनसीईआरटी ने इस बार हटा दिया है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं क्योंकि व्यास है 7, तो बेलन का व्यास शॉर्ट में लिखूंगा तो आर बराबर कितना हो जाएगा 7/2 मीटर। गहराई यानी कि एच मान लेते हैं इसे 20 मीटर। को खोदने से निकाली गई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर एक चबूतरा घनाभ के आकार का है, तो घनाभ का आकार का चबूतरा लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई को एल मान लेते हैं और चौड़ाई को एच मान लेते हैं। एच है 14 और चबूतरे की ऊंचाई है बी मान लेते हैं इसे। ये ऊंचाई आपको फाइंड करनी है एच। तो जो कुएं से मिट्टी निकली है उसी से चबूतरा बनाया गया, तो कुएं से जो निकली मिट्टी है वो होगी पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि बेलन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन यानी कि एल गुणा बी गुणा एच। अब अगर इसे सॉल्व करें 22/7, आर का मान 7/2, 7/2 दो बार, और h का मान है आपके पास 20, l है 22 गुणा 14 गुणा h। ये h आपको बताना है। देखो 7 से 22 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 2 दूनी 4, 5 20, 5, तो हमारा यहाँ बचता है 7 गुणा 5 बराबर 14 गुणा h। इससे इसे भी कट कर देते हैं, 2 बचेगा, और h बराबर अगर हम लिखें तो h बराबर आ जाएगा 5/2 या 2.5 मीटर, यानी कि जो चबूतरे की ऊंचाई होगी 2.5 मीटर होगी। ये 5 नंबर में क्वेश्चन गिवन था, हालांकि इस वर्ष ये टॉपिक हटा दिया गया है। इसी का अथवा का जो क्वेश्चन है, एक शंकु छिन्नक, जो शंकु छिन्नक होता है मैं आपको बताऊं एक बाल्टी के आकार का होता है। जैसे ये बाल्टी है इस प्रकार की, यहाँ पर इसका एक आधार ये है और एक सिरा ये है। इसकी त्रिज्या हम यहाँ पर मान लेते हैं R1 है और यहाँ पर त्रिज्या मान लेते हैं R2 है, और ऊंचाई इसकी जो है h है। ये शंकु छिन्नक होता है। तो दिया है शंकु छिन्नक की ऊंचाई h बराबर 45 सेंटीमीटर, त्रिज्याएं यानी कि R1 28 सेंटीमीटर और R2 7 सेंटीमीटर। इसका आयतन बताना, तो शंकु छिन्नक का जो आयतन होता है वॉल्यूम 1/3 पाई R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू h। तो यहाँ पर पाई का वैल्यू, R1 R2 के वैल्यू और h का वैल्यू रखेंगे, सिंपल सॉल्व करेंगे, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुलक। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात करने के लिए टेबल दी हुई होगी, आप पहले टेबल को बना लेंगे, मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले हम बहुलक का फॉर्मूला लिख लेते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ जगह है। तो बहुलक बराबर ये होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में क्या होता है H, ये होता है। तो इसमें आपको ये F1, F0, F2, H और L फाइंड करने हैं। देखो जो F1 होता था बहुलक वर्ग होता था, मतलब ये जो वैल्यू है ये F1 का है, मैं लिख देता हूं यहाँ F1 19 जो सबसे ज्यादा वाला है। F0 ठीक उससे पहले वाला, F0 जो होगा 12, ये F2 उसके ठीक बाद वाला यानी कि 6, और बहुलक वर्ग जो हो गया आपका बहुलक वर्ग आपका, क्योंकि उनने तो 20 से 30 है, 20 से 30, तो इसी प्रकार यहां से जो ये H होगा का होगा 10 और जो L होगा वो, इन दोनों का अंतर तो H होगा और जो निम्न सीमा होगी वो होगा L। तो ये वैल्यू हम इस फॉर्मूले में रखेंगे। देखो फॉर्मूला ये लिखा हुआ है आपके सामने, तो मैं यहाँ पर फॉर्मूले में लिखूं बहुलक बराबर L था 20, ये देख पा रहे L F1 माइनस F0
F1 19 माइनस 12 बटे 2F1 यानी कि 19 दूनी 38 लिख देता हूँ, माइनस F0 12 माइनस F2 6 और इनटू में H आपका 10। तो इसे कैलकुलेट करें, ये होगा 20 प्लस 19 माइनस 12 7 बटे 38 माइनस यानी कि 20 गुणा 10, 10 दूनी 20 यानी कि 20 प्लस 7 बटे 2, या यहाँ लिख देते हैं बहुलक बराबर 20 प्लस 3.5 अर्थात 23.5। इस प्रकार हम बहुलक फाइंड कर सकते थे। तो इस पेपर को हमने पूरे को सॉल्व किया। तो फिलहाल आप इस पेपर को एक बार रिवाइज करें, इसमें आए हुए क्वेश्चन को करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम नए किसी सैंपल पेपर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।